डाउरी डेथ में हम लोग को पहले ये समझना है कि ये डाउरी डेथ का जो ऑफेंस है ये पहले पनिशेबल नहीं था। पहले कोई सेपरेट पनिशमेंट डाउरी डेथ के लिए ऐसा नहीं पनिशेबल नहीं था। मतलब डाउरी डेथ वाज नॉट अ सेपरेट पनिशमेंट। ठीक है। डाउरी डेथ का मतलब समझ रहे हो ना? डाउरी डेथ का मतलब होता है बहुत ही हीनियस ऑफेंस है जहां पे किसी वुमेन का डेथ कॉज हुआ है फॉर एनी रीजंस कनेक्टिंग विथ हर मैरिज। है ना? डिमांड फॉर डाउरी। डिमांड फॉर डाउरी को लेकर अगर किसी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डिमांड फॉर डाउरी को लेकर अगर किसी वुमेन का डेथ कॉज किया गया है दैट इज सिंपली डाउरी डेथ। ठीक है। और ये सोशल इविल हमारे सोसाइटी में बहुत टाइम से प्रिवेलेंट है बिकॉज डाउरी को लगभग कस्टमरी प्रैक्टिस माना गया है। मानते रहे हैं लोग, अभी भी मानते हैं। है ना? इवन आफ्टर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था ना। 1961 के बाद 50 साल से भी ज्यादा हो गया है बट स्टिल डाउरी इज प्रेवलेंट। मतलब दैट इज एक्सेप्टेड, इम्प्लाइड, स्पेशली इन अरेंज मैरिजेस। है ना? इम्प्लाइड कि कुछ ना कुछ तो मिलना आना चाहिए। है ना? भले अब लोग उतने ज्यादा बेशर्म नहीं है पहले की तरह बट अभी भी थोड़ा कुछ लेवल पे कुछ हद तक दे दे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस। है ना? हाँ कि कितने कितने जगह तो रेपुटेशन की बात हो जाती है ना? कि मतलब उधर जो है उसके शादी में जो है काफी कुछ आया था, इनके शादी में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो रेपुटेशन की भी बात हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको अभी भी सोशल एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। ठीक है। और उसके कारण खैर अब तो थोड़ा कम हुआ है टाइम के साथ, तो ऑब्वियसली कम हुआ है बट लाइक स्टिल इट इज प्रिवेलेंट। और जब डाउरी प्रिवेलेंट है तो उससे रिलेटेड डेथ्स भी अभी भी कॉज होते हैं। तो ये जो डाउरी डेथ है ये सेपरेट ऑफेंस नहीं था। डाउरी डेथ एज अ सेपरेट ऑफेंस इसको रिकॉग्नाइज किया गया 1986 में एज अ सेपरेट ऑफेंस। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड एज सेक्शन 304B बाई डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1986। 1986 से इसको जो है आपको एक सेपरेट ऑफेंस माना गया। ठीक है। आपके बीएनएस में कहां पे है ये? सेक्शन 80 में। ठीक है। तो सेपरेट ऑफेंस पहले ये नहीं था, राइट? बिकॉज 80s में देखा गया कि बहुत उस समय जो है अलार्मिंग राइज हो गया था डाउरी डेथ के केसेस में, ब्राइड बर्निंग के केसेस में बहुत ज्यादा हद तक बहुत जो है बहुत राइज हुआ था। है ना? वुमेन सुसाइड कर लेती थी। है ना? तो इसलिए इसको देखते हुए इसको एक सेपरेट ऑफेंस जो है आईपीसी में बनाया गया। लेकिन अब कहने का मतलब है कि इससे पहले जब डाउरी दहेज को लेकर हत्या होती थी तो उसको कैसे पनिश करते थे, उसको पहले समझते हैं थोड़ा। पोजीशन प्रायर टू 1986। 1986 से तो डाउरी डेथ का पनिशमेंट आ गया, उसमें आपको डेफिनेशन दे दिया गया। पोजीशन प्रायर टू 1986। तो 1986 से पहले भाई पोजीशन ये था कि उसको जो है नॉर्मली या तो 302 के अंदर मर्डर के लिए डेथ हुआ है ना वहां पे, तो मर्डर के लिए आप किसी को प्रोसिक्यूट करते थे, या फिर 306 के अंदर अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए आप उसका ट्रायल होता था। मतलब कोई डाउरी डेथ जैसा प्रोविजन नहीं था। वुमेन का अगर डेथ हुआ है दहेज से रिलेटेड मैटर में तो उसका वही मर्डर में या इसमें होता था। तो फिर क्यों जरूरत पड़ा हमें सेपरेट ऑफेंस लाने का? मर्डर क्या हमारा प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है क्या? मर्डर मर्डर में provision तो अगर सफिशिएंट नहीं होता तो इसको तो चेंज कर ही देते हम। क्या मर्डर का प्रोविजन सफिशिएंट नहीं था? ये सब प्रोविजन जो है सफिशिएंट नहीं था, क्यों डाउरी डेथ को क्यों सेपरेट लाया गया? व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन? एनीबडी ऑनलाइन में भी कोई बताना चाहे बता सकते हैं कि आखिर
डाउरी डेथ जो है ऑलरेडी जब मर्डर के अंदर पनिश हो ही सकता है। अरे उसमें हुआ क्या है, मौत ही हुई है ना, हत्या ही हुई है ना किसी का। किसी का हत्या होता है जेलसी में होता है, किसी का रिवेंज में हत्या होता है, डकैती करते वक्त किसी का हत्या होता है। तो यहाँ दहेज नहीं मिला तो हत्या हो गया, तो दहेज नहीं मिला इंटेंशन था उसका, तो वो तो मर्डर के अंदर पनिशेबल हो ही जाएगा। तो फिर डाउरी डेथ जैसा सेपरेट प्रोविजन क्यों बना? व्हाट इज द रीजन? 15 क्लॉज 3 से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन बन सकता है, तो स्पेशल प्रोविजन बना दो, जब भी वुमेन का डेथ होगा उसका ट्रायल अलग ही होगा। मतलब आखिर इंटेंट क्या है यहाँ पे? मान लो चलो ठीक है स्पेशल प्रोविजन बना, तुम बोल रहे हो स्पेशल प्रोविजन बन से, ये स्पेशल प्रोविजन बनने से क्या हो गया? हाँ, सोसाइटी में किस लिए? हिंड्रेंस, डेटरेंस, सोसाइटी में डेटरेंस क्रिएट करने के लिए। नो 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 नो। टू रिड्यूस डिमांड फॉर डाउरी, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो तुम्हारे पास सही है 1961 का। 1961 का आपके पास डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो ही है ही। यस रमा। So it was basically to protect the women's right, and as there were rising incidents of violence against women's, so there was suspicion that the unnatural death of women in their matrimonial homes, which were leading to the frequently rising in the suicide or accidents, which were believed to be failure of the dowry system or demands by the family, and the law which are made stringent. In that way we can prosecute those who are responsible for these deaths ओके ओके only. ओके, ठीक है। तो ठीक है, वुमेन के मतलब प्रोटेक्शन के लिए इसके लिए लाया गया डाउरी को रिकॉग्नाइज, कि डाउरी डेथ जैसा कुछ होता है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए लाया गया। बट द रीजन, हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपको मर्डर के लिए इतना अच्छा से प्रोविजन पूरा दिया हुआ है, जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड को सेपरेटली डिफाइंड है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर डिफाइंड है, मर्डर क्या होता है वो डिफाइंड है, 6 5 एक्सेप्शन बताए गए हैं वो डिफाइंड है, सब कुछ बताया ही हुआ है। तो उसके अंदर जब हो ही जाएगा उसका ट्रायल, तो डाउरी डेथ जैसा सेपरेट प्रोविजन क्यों बना, ये हम पूछ रहे बेसिक। यस विनीता। यस सर। बोलो। आगे यहाँ पे जो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलो बोलो। हाँ, मर्डर जो है वो थोड़ा ब्रॉडर टर्म है, और ऑलरेडी अदर दैन ये एलिमेंट कि वहां पे उसका डेथ हुआ है, यहाँ प्रिजम्पशन ऑफ डेथ भी हम फॉर्म करते कि वहाँ पे प्रिजम्पशन, वहाँ पे प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है, और जो एक्यूज है उसके पास ये एडवांटेज रहता है कि बियॉन्ड रिजनेबल डाउट जब जाएगा तभी। लेकिन यहाँ पे डॉरी केसेस में प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाता है वो गिल्ट जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड है, उसके अगेंस्ट। तो वो है, और यहाँ पे सर टाइम लिमिट भी है 7 ईयर वाला। तो वो सारे रीजंस हैं। ओके ठीक है चलो, ठीक है, बहुत हद तक सही था इसका आंसर। कि देखो नॉर्मली मर्डर केस में क्या है, प्रोसिक्यूशन को क्लियर प्रूफ, कोजेंट प्रूफ, डायरेक्ट एविडेंस देना है किस पर्सन का इंटेंशन था मारने का। ठीक है, किस पर्टिकुलर पर्सन का इंटेंशन था दूसरे का मर्डर करने का, ये कोजेंट प्रूफ आपको ये सब सेक्शंस में देना है। ठीक है, किसी भी तरीके का लीगल फिक्शन नहीं क्रिएट किया गया इन सारे सेक्शंस में। अब डाउरी डेथ ऐसा जो होता है वो होता है विद इन द प्रीवेसी ऑफ मैट्रिमोनियल होम। अब मैट्रिमोनियल होम में हुआ है, वुमेन एक दिन अचानक से मरी हुई पाई गई, अब मान लो वो फांसी पे चढ़ी हुई है, बहुत सारे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी रीजन हो सकता है, खुद के लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है वो रीजन हो सकता है, खुद जॉब नहीं कर पा रही है वो रीजन हो सकता है, या फिर डाउरी भी एक रीजन हो सकता है। मतलब देयर कुड बी बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, समझ रहे हो? अब उस पॉसिबल रीजंस में अगर मान लो कि घर वालों ने डाउरी डेथ किया है, वो प्रीवियसी ऑफ मैट्रिमोनियल होम में हुआ है, वो एविडेंस सारा छिपा देंगे, प्रोसिक्यूशन कभी प्रूव कर ही नहीं पाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जैसे तुम लोग सेक्शंस देखो तब ज्यादा ये बेटर तुम लोग को आइडिया लगेगा कि क्यों ये सेपरेटली लाया गया।
जैसे ये सेक्शन देखिए, सेक्शन 80 क्या बोलता है? वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अब देखो कभी कभी लेजिस्लेचर भी है ना, कुछ कुछ बेवकूफ़ी कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस लिख ही दिया है, तो ये बर्न और बॉडीली इंजरी लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। जैसे अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस की मतलब नॉर्मल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ है, मतलब नेचुरल डेथ वो नहीं है। ठीक है, तो ये बॉडीली इंजरी और बर्न लिखने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये लिख दिया गया इसलिए क्योंकि ज्यादातर ब्राइड बर्निंग का केस होता था, इसलिए इसको स्पेसिफिकली लिख दिया है। नहीं भी लिखता तो अंडर अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस में ऑलरेडी कवर हो जा रहा है। तब देखो, यानी यहाँ पे बोल रहा है अननेचुरल डेथ अगर हुआ है, किसी वुमेन का अगर अननेचुरल डेथ हुआ है 7 ईयर्स के अंदर, मैरिज के 7 ईयर्स के अंदर, और ये प्रूव किया जा चुका है कि उसके अगेंस्ट क्रूएल्टी या हरासमेंट हुआ था, उसके अगेंस्ट क्या हुआ था? क्रूएल्टी और हरासमेंट हुआ था, मतलब पास्ट में सुन बिफोर। ठीक है, सुन बिफोर वर्ड कहीं पे होगा ना? हाँ, सुन बिफोर हर डेथ। अभी सुन बिफोर का क्या मतलब होता है, कोर्ट का क्या इंटरप्रिटेशन, इसको आगे देखेंगे। सुन बिफोर हर डेथ उसके अगेंस्ट क्रूएल्टी या हरासमेंट हुआ था, तो आपको प्रूव क्या करना है? अननेचुरल डेथ हुआ है, 7 साल के अंदर हुआ है शादी के, और उसके साथ क्रूएल्टी या हरासमेंट हुआ था। ये आपको प्रूफ का, आपको ये नहीं प्रूफ करना है प्रोसिक्यूशन को कि हस्बैंड ने फांसी लगाई, हस्बैंड ने पॉइजन दिया, ठीक है, हस्बैंड ने मारा, जान लिया, ये प्रूफ करना ही नहीं है इसमें। जबकि 302 में प्रूफ करना होता, मर्डर वाले में वो सब प्रूफ करना होता कि उसने ही मारा है इंटेंशन के साथ, नॉलेज। यहां मारा है, मर्डर किया है, मतलब एकदम उसको इंटेंशनली किल किया है, ये प्रूफ करने का आपको जरूरत ही नहीं है। आपको बस 3 चीज प्रूफ करना है, अननेचुरल डेथ 7 ईयर्स के अंदर और क्रूएल्टी और हरासमेंट। उसके बाद वो सारा बर्डन शिफ्ट कर जाएगा किस पे? हस्बैंड पे और उसके रिलेटिव पे। और इसी को कॉम्प्लीमेंट करता है आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का 113B। पीएसए में कौन सा है 113B? तो भी ये देख लेना। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 113B था, साल प्रिजम्पशन इन केसेस ऑफ डाउरी डेथ, वो इसी को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये रीजन था। देखो, लेजिस्लेटिव इंटेंट हमेशा आपको प्रोविजन का पता होना चाहिए कि ये रीजन था कि डाउरी डेथ को एक सेपरेट ऑफेंस बना के लाया गया। नहीं तो ये मर्डर के अंदर तो ऑलरेडी ये पनिशेबल एक्ट है ना, मर्डर वाले सेक्शन के अंदर, लेकिन इसीलिए इसको सेपरेट बनाया गया कि हम डाउरी डेथ के केसेस जो हैं ये बहुत ज्यादा राइज पे थे, हमारे सोसाइटी का एक वन ऑफ द मेजर सोशल एविल है। और इसमें क्या होता था कि मतलब मैट्रिमोनियल होम के अंदर जो भी हुआ है ना, किसी को और को नहीं पता है। तो इसमें प्रूव करना कि वहां पे जो डेथ हुआ है वो इंटेंशनली हस्बैंड ने मारा है या मदर इन लॉ ने मारा है या फादर इन लॉ ने मारा है, इंटेंशनली या नॉलेज के साथ, ये प्रूव करना काफी डिफिकल्ट था, जो कि 302 के अंदर आपको प्रूव करना ही होता, वो भी किसको? प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, अब प्रोसिक्यूशन को 304 में क्या है, इसमें डीम्ड फिक्शन बना दिया गया है ना, डीम्ड फिक्शन क्रिएट कर दिया गया है कि अगर ये 3 चीज प्रूव्ड है तो हम ये डीम कर लेंगे। देखो यहाँ पे डीम वर्ड भी यूज है, हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम टू हैव कॉज हर डेथ। ये नहीं है कि शैल बी कंसीडर टू हैव कॉज डेथ, कि उन्होंने ही डेथ कॉज किया, नहीं, ये मान लिया जाएगा, इट विल बी डीम्ड कि उन्होंने ही डेथ कॉज किया है। और जब हम मान लेंगे तो तुम रिबर्ट करो, नहीं रिबर्ट कर पाओगे तो फिर तो सजा होगी, दैट्स इट। समझ रहे हो? तो दिस वाज द लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, कि ये रीजन है क्यों इसको इंक्लूड आपको किया गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो ये समझ गए कि पहले क्या था पोजीशन 302 और 306 के अंदर, बट यहां पे क्या था, कितनी बार डिफिकल्ट हो जाता था टू प्रूफ, है ना। तो इसीलिए फिर आपको डाउरी डेथ लाया गया, जिसके अंदर आपको डीम्ड फिक्शन क्रिएट किया, है ना, डीम्ड फिक्शन क्रिएट किया गया, जिसके बेसिस पे कोर्ट क्या करती है, प्रिजम्पशन ड्रॉ करती है कि 3 सर्कमस्टेंस अगर वहां प्रूव हो रहे हैं, है ना, कि अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस विद इन 7 ईयर्स एंड सी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी समटाइम्स बिफोर हर डेथ, है ना,
तो वहां पे डाउरी डेथ हो जाएगा। अभी सारे एसेंशियल्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स है उसको। यहाँ तक समझ में आया सभी को कि क्यों इसको ऐड किया गया? अब आइए, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपको बेसिकली समझ ही गए। एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होता है बताइए? डाउरी डेथ का एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या क्या होगा? अननेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ नहीं होना चाहिए, अननेचुरल। 7 years विद इन 7 years। ठीक है, फिर वुमेन मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हरासमेंट। ठीक है, सच क्रूएल्टी और हरासमेंट मस्ट हैव टेकन प्लेस सून बिफोर अ डेथ, के डेथ के पहले, सून बिफोर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सून बिफोर हर डेथ। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंटली सच क्रूएल्टी और हरासमेंट मस्ट बी इन कनेक्शन विथ डाउरी। ठीक है, सच क्रूएल्टी और हरासमेंट, ठीक है, हस्बैंड और डाउरी डेथ के लिए तो वही लोग होंगे ना, वो कोई एसेंशियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि सच क्रूएल्टी और हरासमेंट मस्ट बी इन कनेक्शन विथ डाउरी, डाउरी के कनेक्शन में होना। ये क्रूएल्टी और हरासमेंट, किसी और तरीके का नहीं। क्रूएल्टी और हरासमेंट तो और भी अदर तरीके का हो सकता है ना, डाउरी के अलावा भी हो सकता है किसी और चीज को लेके। ठीक है, तो डाउरी डेथ कंसीडर करने के लिए वो क्रूएल्टी या हरासमेंट डाउरी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या टर्म्स हैं जो हम लोग को थोड़ा डिटेल में समझना है। अननेचुरल डेथ सभी लोग जानते हैं, अननेचुरल डेथ क्या होता है। जो भी नेचुरल नहीं है वो अननेचुरल डेथ है। ठीक है और क्या, जो भी नेचुरल नहीं है वो अननेचुरल डेथ है। इंपॉर्टेंट क्या है? डाउरी, डाउरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउरी? ठीक है, फिर क्रूएल्टी और हरासमेंट को यहाँ पे इस सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है। क्रूएल्टी और हरासमेंट का मतलब क्या होता है? और यहाँ पे ये जो क्रूएल्टी और हरासमेंट डाउरी के कनेक्शन में होना चाहिए सून बिफोर हर डेथ, तो ये सून बिफोर कितना होगा? 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितना पहले? ये 3 टर्म को हम लोग को थोड़ा डिटेल में हम लोग को इंटरप्रेट करना है। ये एसेंशियल हुआ, 5 एसेंशियल है डाउरी डेथ के, काफी सिंपल एसेंशियल है, वो डेफिनेशन पढ़िएगा, आप लोग खुद भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डाउरी डेथ है तो क्रूएल्टी या हरासमेंट किसके कनेक्शन में होना चाहिए? डाउरी के, है ना, डाउरी के कनेक्शन में, इट मस्ट बी इन कनेक्शन विद डाउरी। तो डाउरी क्या होता है ये समझते हैं। डाउरी को आपको डिफाइन नहीं किया गया है, आपको इसमें डिफाइन किया गया है क्या सेक्शन में? ये आपको कहीं और रेफर कर देता है ना। ये सेक्शन बोलता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, एपीओ में आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी आपका सिलेबस में है, मेंस वगैरह में। ठीक है, डाउरी शैल हैव द मीनिंग सेम एज गिवन इन सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब उस डेफिनेशन को थोड़ा हम लोग समझते हैं कि डाउरी का जो डेफिनेशन दिया गया है वो क्या है। सेक्शन 2(1) डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसमें क्या बताया गया है कि डाउरी मींस एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ध्यान में रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी इन सारे टर्म्स पे हैं, अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा। प्रॉपर्टी और एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन, गिवन और अग्रीड टू बी गिवन।
पहले तो ये प्रॉपर्टी तो सभी लोग समझ रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी हो सकता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी समझ रहे हो? वैल्यूएबल सिक्योरिटी का डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया है? सेक्शन 2 किस में? पहले तो आईपीसी में 30 में था ना, आईपीसी में 31 में था। इसमें 230 में, आईपीसी में किस सेक्शन में था? 30 में। हम बोल रहे हैं बीएनएस में सेक्शन 2 के किस क्लॉज में है? 31 में। आईपीसी में किस सेक्शन? हाँ वही बोल रहे हैं ना, ठीक है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है आपका बीएनएस में 2 और आईपीसी में वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? देखो 231 वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट वेयर एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, कि मतलब हमको दहेज में आपके वो प्रॉपर्टी का कागजात चाहिए, है ना। मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी हो सकता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी तो हो सकता है, आप हार्ड कैश ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी के कागजात भी ले सकते हैं। वो सब आ गया किसमें? वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आ गया, है ना। कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसको कि आप जो है प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर पाए, है ना। तो कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन, दिया गया या अग्री किया गया देने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्रीड टू बी गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर और बाय पेरेंट्स ऑफ वन पार्टी टू अनदर। सिंपली बस इतना समझ लो, है ना। बाय वन पार्टी टू अनदर या फिर पेरेंट्स ऑफ वन पार्टी टू अनदर, है ना, उसके पेरेंट्स टू अनदर। ये आपका क्या हो गया? डाउरी हो गया। और इसके डेफिनेशन से आपको महर जो है उसको अलग रखा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो डॉवर होता है, महर होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर, वो डाउरी के डेफिनेशन से अलग रखा गया है, वो डाउरी नहीं होता है, ठीक है। वो डाउरी इस सेंस में नहीं कहा जाएगा, दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझना है कि प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, डाउरी का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब कोई डॉक्यूमेंट भी है जिसके थ्रू कोई राइट क्रिएट हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी पर राइट क्रिएट हो रहा है ना। कोई फ्यूचर में कुछ क्लेम अराइज हो रहा है तो आप वो डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं दहेज में, है ना। क्योंकि जब आपको मांगना है मांगिए, कुछ भी मांगिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन। अब ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन या तो दिया गया, या अग्री किया गया कि हम देंगे भविष्य में, ठीक है, कि ठीक है अभी नहीं है, शादी कर लीजिए, 4 महीने बाद देंगे, ठीक है। अब उसमें भी लोग दिमाग लगाते हैं लड़की वाला कि वे बाद में मैनेज कर लेंगे, है ना, ऐसा भी होता है। फिर लड़कों वालों की तरफ से भी कुछ कुछ दिमाग ऐसे लगते रहता है। बट एनीवे इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम तुम लोग से पूछते हैं, तुम लोग आंसर देना। मान लो कि अगर जितना मांगा गया था डाउरी दे दिया गया, कोई बात नहीं, कुछ अग्री नहीं किया गया था, जितना मांगा गया उसी वक्त दे दिया, लड़की के बाप ने दे दिया, राइट। शादी के बाद लड़की जब उस घर में जाती है ना, अब वहां पे बोला जा रहा है कि अरे बड़े भाई को ये मिला था, तुम ये नहीं लेकर आई हो, चलो ये लेकर आओ, जाओ मांगो, फोन करो अपने पिताजी से मांगो। अब यहां पे डिमांड आफ्टर मैरिज अगर किया जा रहा है तो क्या वो डाउरी कहलाएगा?